अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फाहद हुसैन। आप सबको ईद मुबारक। लेकिन ये ईद भी बड़ी अफसरदा और अफसोसनाक है। एक तो पहले ही कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो मुसीबत आई हुई है, और हमारे यहाँ रोजाना की बुनियाद पे जो है वो इन्फेक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं, और जो डेथ का टोल है वो भी बढ़ता जा रहा है। और खदशा ये है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा होगा, तेजी से ये फैलेगा। तो एक तो ऑलरेडी हम इस बोझ तले दबे हुए हैं, ऊपर से पीआईए का जो प्लेन क्रैश हुआ है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, जिसमें कितनी मासूम जानें हैं वो गई हैं। तो इस तरह के हालात में जाहिर बात है, हमारा त्यौहार है, लेकिन बहुत हद तक वो मांद भी पड़ चुका है। और इसीलिए मैं आज के दिन एक ऐसा सवाल उठाना चाहता हूं जो मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी है। ये दो जो मैंने जो मुश्किल वक्त हैं, इनका जो मैंने जिक्र किया है, इसके तनाजुर में वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए, इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, और बड़े जोरों शोर से एहतसाब की बात हो रही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि एहतसाब का अमल किस तरीके से चल रहा है, और किन बुनियादों पे उस पर बहस हो रही है, और किस तरीके से उस अमल को भी जो है वो पोलिटिसाइज किया जा रहा है या जाता है, तो फिर शायद ये सवाल पूछना जरूरी होता है कि जब हम एहतसाब की बात करते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर देखिए, जो 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 कुछ कोरोना के साथ हो रहा है, इसमें बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो तमाम लोग जो इस वक्त फैसला साजी की पोजीशन में हैं, क्या उनका भी एहतसाब होगा? जो गलतियां हुई हैं, जो जो गलत फैसले हुए हैं, जिनकी बुनियाद पे खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में अगर और ज्यादा जो है वो मामला खराब होते हैं, तो क्या हम उस पोजीशन में हैं कि उन लोगों का एहतसाब कर सकें? जो पीआईई का क्रैश हुआ है, इसमें बार बार जिक्र होता है कि जनाब एहतसाब होना चाहिए, रिपोर्ट आएगी। और ये को पहला क्रैश तो है नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है, एक रिवायती अमल पाकिस्तान में होता है, उसी तरह की अफसोस का इजहार किया जाता है, कॉम्पनसेशन अनाउंस की जाती है, रिपोर्ट के हवाले से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और उसके बाद वक्त गुजर जाता है और मामला खत्म हो जाते हैं। एहतसाब क्या उनका होता है? यानी कि क्या हमारे यहाँ एहतसाब का कल्चर है? और उससे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि एहतसाब किन का होना चाहिए? पाकिस्तान में सबसे आसान एहतसाब उनका उनका है जो पोजीशन ऑफ पावर में नहीं है। वो इतना आसान है कि पिछले 70 साल में हर हुकूमत ये अमल करती आई। लेकिन जो मुश्किल काम है वो ये कि एहतसाब उनका किया जाए जो इक्तदार में है, जिनके पास इख्तियार है, जो ऐसी पोजीशंस में हैं जिनमें उनके पास ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो इंतजामी हो। उनका एहतसाब कौन करेगा? क्या हम आज तमाम तर अपनी जो बढ़के हम मारते हैं उनके बावजूद इस पोजीशन में हैं कि हम उस तरह का एहतसाब कर सकें उन लोगों का जो पोजीशन ऑफ पावर में है? ये सवाल है। ये मैं आज अपने 3 मेहमानों के सामने रखूंगा। मोहम्मद मालिक साहब मेरे पहले मेहमान हैं, कॉलीग हैं, जबरदस्त अपना टॉक शो करते हैं, साहब एडिटर भी है अखबारों के, बड़ी लंबी इनिंग्स खेलनी है सहाफत में। काशिफ अब्बासी, माई अदर वेरी गुड फ्रेंड, ARY में अपना जबरदस्त टॉक शो करते हैं बड़े अच्छे से, वन ऑफ आर लीडिंग टेलीविजन पर्सनालिटीज। और मुनीब फारूक मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त, जियो टेलीविजन में अपना टॉक शो करते हैं, और काफी अरसे से टेलीविजन पे अच्छी और मुस्बत जर्नलिज्म कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं मालिक आपसे बात शुरू करूं, मैं ये भी चाहता हूं कि हम जरा रिकग्नाइज करें, हम सबके कॉलीग अंसार नकवी, हम सब उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके साथ काम किया है। जबरदस्त जर्नलिस्ट थे। बहुत अरसे से उन्होंने अखबारात में भी काम किया, टेलीविजन में काम किया, बड़े जिम्मेदार जो जो पोजीशन है उनमें काम किया। और बहुत बहुत ज्यादा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को उन्होंने इंस्पायर भी किया, उनको ट्रेन भी किया, और उनको एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म भी सिखाई। हर हवाले से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस। कल जो अभी जो क्रैश हुआ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की के एयरक्राफ्ट का, उसमें अंसार नकवी साहब भी मौजूद थे, लाहौर से कराची आ रहे थे। हम सब की तरफ से उनके उनके खानदान के लिए जो है वो इजहार अफसोस और ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बहुत ही बड़ा लॉस है अंसार नकवी हम सब के लिए। मालिक, अगर मैं आपसे आपसे शुरू करूं, मैं अंसार नकवी साहब की बात कर रहे थे, एंड आई थिंक वी शुड, मैं चाहूंगा कि आप भी जरा रिकग्नाइज करें। नहीं नहीं, बिल्कुल बड़े ही नफीस इंसान था। ये मैं रस्मन बात नहीं करना कि कोई गुजर जाए तो हम बात करते हैं जेन्युइनली। और खास जहाँ था ना ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म का, ही रिप्रेजेंटेड द ओल्ड स्कूल। यहाँ एथिक्स भी थे, और सबसे बड़ी बात थी जूनियर्स को ट्रेन अप करना। अब तो खैर छोटे बड़े का भी लिहाज खत्म हो गया हमारे प्रोफेशन में भी, लेकिन वो जरा पुराने ट्रेडिशनल वैल्यूज के आदमी थे।
और मजाक की हिस्स बड़ी अच्छी थी। He had a very nice sarcastic बड़ी अच्छी बातें करते थे, बड़ा बारीक जुमला फेंकते थे और बड़ी सफाई से रगड़ भी देते थे। We'll miss him. बड़े he was a very fine gentleman और बड़ी अच्छी कंपनी, प्रोफेशनल, अच्छा इंसान। जनरली बड़ा दुख हुआ। अभी कुछ अपनी थॉट शेयर करें। देखिए, मैं अब नकवी साहब स्पेशली और जितने लोगों का इंतकाल हुआ इस प्लेन क्रैश में, अल्लाह सबको जन्नत में जगह दे। उनकी मैंने बड़ी सुनी, आई नेवर गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम, लेकिन मैं जिनसे भी बात की है तमाम लोग बड़े और ये कम होता है कि कोई चला जाता है और तमाम लोग उसके लिए अच्छी यादें जिन तमाम लोगों के पास होती हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया या उनको जानते थे। सो आई होप ही इज इन अ बेटर प्लेस। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बिल्कुल। मुनीब, आपने तो मेरे ख्याल जियो टेलीविजन में बहुत अरसा वो अंसार नकवी वहां रहे, बल्कि जियो टेलीविजन की बुनियादों में उनका जो है वो खून पसीना था। तो उस हवाले से जो उनका बहुत ही बड़ा रोल था जियो टीवी की कामयाबी में, और आपने भी उनके साथ काम किया, कॉलीग रहे हैं। जी बिल्कुल। अंसार नकवी साहब, जैसे अभी मालिक साहब फरमा रहे थे, ही वाज अ वेरी फाइन जेंटलमैन, और उनका जो रोल रहा है जियो टेलीविजन का फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, उन्होंने जो काम किया और जो कंट्रीब्यूशन थी जियो के साथ उनकी, वो तो बहुत अच्छी थी। और आई नेवर हैड द चांस टू वर्क विद हिम लाइक डायरेक्टली, बट एवरीवन हु हैज वर्कड विद हिम, हर कोई यही कहता है कि वो बड़े नफीस इंसान थे। और जिस तरह भी मालिक साहब कह रहे थे कि उनकी हिस्से मज़ाक बहुत जबरदस्त थी, बड़े इंटेलिजेंट इंसान थे। और बिल्कुल, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आए थे तो उनको पता था कि बेसिकली, जो कि आज भी मतलब मैं एज अ स्टूडेंट सीखता हूँ, जितने भी लोग हैं न्यूज़ के, कि खबर को ट्रीट किया किस तरह किया जाता है। तो अंसार नकवी साहब वाज वन ऑफ देम, जिनको पता था कि खबर को आप ट्रीट किस तरह करेंगे और एक अच्छे जर्नलिस्ट की निशानी क्या होती है, या आपने किन किन एंगल्स को कवर करना होता है। तो अगेन मैं भी ताज़ियत करूंगा उनकी अहलिया से, उनकी बेवा से। अल्लाह ताला उनके बच्चों को सब्र अता फरमाए। और जो भी कल के हादसे में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन परसों के हादसे में 97 लोगों की इस दुनिया से गए हैं। रमजान का महीना था, यकीनी तौर पर सब जन्नती हैं। अल्लाह ताला सबको सब्र अता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसका जो इम्पैक्ट होता है, देखिए इतनी ज्यादा बात हो रही है कोरोना के हवाले से, हम देखते हैं तो 1000 से ऊपर काउंट जा चुका है। और क्रैश का, बल्कि कल मेरे ख्याल है मालिक आपके शो में ही वो आमिर मतीन बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात थी, मैं सुन रहा था कि एयर क्रैश का जो एक इम्पैक्ट होता है वो एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है एक पूरे माशरे पर, एक पूरी इंडस्ट्री पर। लेकिन सवाल ये है मालिक के, अब मैं जरा थोड़ा सा उस तरफ आता हूं जो मैं शुरू में जो फ्रेमिंग कर रहा था, कि जब एहतसाब की बारी आती है तो फिर हम सबके जो है वो ठंडे पसीने जो है निकलने शुरू होते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। ये पहला क्रैश तो है नहीं। आपको लग रहा है कि क्योंकि एक नई हुकूमत है और तब्दीली है और जो सारी हमने बातें सुनी है, तो इस बार जो है ये एहतसाब, इस क्रैश में जो कुछ हुआ है उसका एहतसाब होने का ज्यादा बेहतर इम्कान है? मेरा ख्याल है इतना इजी नहीं होता इसको कवर अप करना, क्योंकि एयरबस की अपनी इन्वेस्टिगेशन चलेंगी। और ये जेट गिरा है, ट्विन इंजन जेट गिरा है, इट्स नॉट अ स्मॉल इंसिडेंट। ये कोई फोकर या कोई प्रोपेलर एयरक्राफ्ट का सीन नहीं है, छोटा जहाज नहीं है, A320 क्या है। आई डोंट थिंक इतना आसान होगा। लेकिन जो इनिशियल अभी रिएक्शंस आए हैं, जिस तरह पैल्पा का आया है, पायलट एसोसिएशन का, दूसरों का, उसने ऑलरेडी बड़े सवाल खड़े कर दिए ऑन स्टेट ऑफ जो एयरक्राफ्ट का फ्लीट है हमारा पाकिस्तान एयरलाइंस। तो मेरा ख्याल है ये एक रिव्यू का मौका है। और अगर अभी तक मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि क्यों कवर अप की कोशिश की जाएगी। होपफुली विल हैव सम रिजल्ट्स, क्योंकि स्टेट एयरलाइन है, एक प्राइवेट बिजनेस की एयरलाइन तो है नहीं कि बिहाइंड द सीन्स बहुत ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हों। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि हमें कोई रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन सीरियस इन्वेस्टिगेशंस में आराम से 6 माह से 1 साल लगता है फाद। अगर इन्होंने वही कर दिया कि जी 3 महीने में हम इंक्वायरी करके हम रिजल्ट दे दें, तो ये बिल्कुल कच्ची पक्की पका के वो गंद होगा। लेकिन इसमें देखिए, हाँ, लेकिन काशिफ इशू तो ये है ना कि चले एक जहाज की आपने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन तो कर ली, लेकिन जो लार्जर इशू है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि जहां पे आपको बाकायदा एहतसाब करने की जरूरत है। अब ये जहाज अगर गिरा है तो इसके पीछे जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो बहुत वसी हैं।
पीआईए का जो हाल है वो हम सबको पता है, किस तरीके से उस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों उसको प्राइवेटाइज नहीं करने दिया जा रहा, उसके पीछे सिविल एविएशन है, उसका क्या हाल है, उसके ऊपर कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, कहां कहां से आए हुए हैं। तो फिर जब एहतसाब की बारी आती है तो उधर जाके तो फिर हमारे पर जलने शुरू हो जाते हैं। देखिए, पर इसलिए चलते हैं कि हमारे मुल्क में एहतसाब का कल्चर भी नहीं है ना। मसला ये कि हमने पिछले कुछ सालों में, कुछ दिहाइयों में इस सारे निज़ाम को इस तरह का बना दिया कि जिसमें कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई सवाल पूछता भी नहीं है। क्योंकि ये जितने एरियाज आपने बताए, अगर आप सिर्फ एयरलाइन कोई देख लें, तो हमने इस मुल्क में हर जगह पे ताकतवर जो ग्रुप हैं उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया। कौन इसको रन करता है, कौन उसको रन करता है, कौन इनके ऊपर फैसले करता है, वो सारे का सारा एक, जिसको माफियाज कहते हैं, अगर माफिया का टर्म इस्तेमाल करें, जरूरी कि पॉलिटिकल माफिया हो, ये सारे लोग, चीनी में सियासतदान तो है लेकिन दूसरे लोग भी हैं। वो क्या होता है कि ताकतवर सारे लोग मिलकर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और जब वो इतने ताकतवर हो जाते हैं तो सिस्टम उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। ये इसके अंदर भी है, और एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, 2-3-4 एंगल्स हैं इसके। ये भी देखिए, एक चीज तो मैं बहुत पढ़ रहा था इस इंसिडेंट के बाद, कि अगर मैकेनिकल फेलियर कोई इस तरह का हो जिसमें हो गया मैकेनिकल फेलियर, तो उसका ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है कि अब गाड़ी चल रही है, उसका इंजन सीज हो। अब आपको ये तो नहीं पता कि अब उसकी आप जिम्मेदारी किसी के सर पे जबरदस्ती तो डाल देंगे, लेकिन ये भी व्यू खुला रखना चाहिए कि मैकेनिकल फेलियर है, ह्यूमन अगर एरर है। एक पहले पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, जो कहा गया था कि पायलट एरोगेंस, उस वक्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि उनसे कहा गया, साथ जो फर्स्ट ऑफिसर बैठा कैसे पुल अप हो गए, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूं। कई दफा ह्यूमन एरर भी होता है इस चीज में। सो बहुत बड़ा एक जितना भी करें हम कोशिश देखें। अगर तो ये मसला ये है, 2-3 अगर मैकेनिकल फेलियर है, ह्यूमन एरर है, तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सिस्टम का फेलियर है, आपके जहाज ग्राउंड थे, अगर 100 लोगों की जानें गई हैं तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। ये नहीं हो सकता कि जी बस उनका वक्त आया था। वक्त तो हम सबका आया ही आया है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर मैकेनिकल फेलियर है, अगर कोई और फेलियर है, उसके पीछे कोई शख्स या कोई इदारा जिम्मेदार है, इसमें तो कोई शक नहीं। नहीं, देखिए, ये तो बात आपकी ठीक है। देखिए, अगर एक जहाज है जो कि एक मशीन है, उसको तमाम वो प्रोटोकॉल पूरे किए गए हैं जो प्रोटोकॉल पूरे होने चाहिए थे उसको टेक ऑफ करने से पहले, एंड देन समथिंग हैपेंस, आप क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर वो सारे प्रोटोकॉल पूरे नहीं किए गए, दैट्स वेयर द क्रिमिनलिटी। अगर आप कहें कि किसी को पकड़ना है कि यार ये अगर चीजें ठीक नहीं थी, इस जहाज को उड़ने की इजाजत कैसे दी गई, वो सवाल मुझे समझ में आएंगे। लेकिन अगर सब ओके कर दिया किसी ने, और हम देखें, लॉस ऑफ लाइफ इज अ लॉस ऑफ लाइफ, मैं इसको बिल्कुल नीचे कम करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, मैं फिर ये कहूंगा, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू से, लेकिन अगर फिर भी मैकेनिकल फेलियर हो गया, ऑल्दो यू टिक्ड ऑल द चेक बॉक्सेस, यही जहाज 600 दफा उड़ चुका, इन्हीं प्रोटोकॉल्स के बेस्ट प्रैक्टिस प्रोटोकॉल्स अगर फॉलो किए गए, इस दफा भी किए गए, एंड समथिंग वेंट रॉन्ग टेरिबली, फिर आप क्या कर सकते हैं? हम फिर अगर मतलब आपने जो लार्जर सवाल उठाया था ना कि कोरोना के ऊपर, मैं वैसे अगर आप इजाजत दें मैं रिलेट कर दूं कि अगर कोरोना में डेथ ज्यादा हो गई तो फिर किसी का एहतसाब होना चाहिए। सर, फैसला करने के बाद हाइंडसाइट फैसला करती है वो फैसला दुरुस्त था या नहीं था। हम फैसला करने के ऊपर तो किसी को तनकीद नहीं कर सकते। ये जरूर हो सकता है कि क्या वो तमाम चीजें मुकम्मल तौर पर फॉलो की गई जो उनको करनी चाहिए थी, इस चीज का ख्याल रखा, चेक बॉक्स टिक। अगर सब करने के बाद भी नतीजा खराब हो जाए, then you have to live with certain problems, you'll have to then live with also. लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर मुनीम में आगे लेके चलूं बात, ये काशिफ कह रहे हैं कि वी हैव टू लिव विद इट, और कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं विद रिस्पेक्ट अगर ये डिसएग्री करूंगा कि देखिए, अगर आप एग्जांपल लें, वेस्ट की एग्जांपल लें, जिसमें हम कई जगह पे एम्यूलेट करते हैं, और हमारे वजीर आजम साहब भी बार बार जो है वो वेस्ट की और बरतानिया का जिक्र करते हैं, वहां पे जो एहतसाब का कल्चर है वो ये कहता है कि अगर कोई गलती हुई है तो किसी ने की है। ये एक स्टैंडर्ड उनका है। अगर जहाज में से एक नट भी गलत उसमें से निकला है तो कहीं ना कहीं किसी की जिम्मेदारी है। यानी आप ये नहीं कर सकते, उस कल्चर में आप ये नहीं कर सकते कि कोई अगर हादसा हुआ है तो आप एट द एंड कहें कि जी बस वो होना ही था, वो हो गया। ये वहां नहीं हो सकता।
लेकिन शायद हमारे यहाँ ये कोई कल्चरल चीज है कि हम कहते हैं अच्छा जी मिट्टी पाओ, और उस मिट्टी पाओ में हम बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों की को खुली चिट्ठी दे देते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों है मुनीब, आपको क्या समझ आता है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि ये चाहे अब ये इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट का, ये जो प्लेन क्रैश है ये हो, अभी काशिफ भाई साहब ने जैसे जिक्र किया कि कोरोना वायरस का अगर इशू है जी, वहाँ इंस्टीट्यूशन में डिसीजन मेकिंग है एग्जीक्यूटिव के लेवल के ऊपर, वो है, चाहे वो चीनी और उसकी सब्सिडी और उसकी एक्सपोर्ट, चाहे वो फैसले हैं। देखिए, बेशक ये जो मैं अभी बात करने लगा हूं, मैं इसको खालिस्तान सिर्फ कानूनी नजर में कर रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट है जो कि पूरी दुनिया में प्रैक्टिस होता वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर है, दैट इज कॉल्ड वाइकेरियस लायबिलिटी। अब वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा सादा है, जो मैं आपको बड़े आसान लफ्ज में बता देता हूँ कि मैं काशिफ भाई साहब के दफ्तर में जाता हूँ, काशिफ भाई साहब का दफ्तर है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त उसकी फ्लोरिंग कराई है, वहां वो फ्लोर वेट था, स्लिपरी था, मैं गिरा, मेरी बाजू की हड्डी टूट की, बात खत्म। अब मैं अगर इंग्लैंड में हूँ तो अगर मेरी काशिफ भाई साहब से ताल्लुकात अच्छे नहीं, तो मैं कहूंगा जी इन्होंने मुझे बुलाया था, इनका दफ्तर था, इनका फ्लोर था, मैं गिरा, हड्डी टूटी, इन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया, फाइन, पर दफ्तर तो इनका था, ही इज वाइकेरियसली लायबल, ये मुझे डैमेजेस पे करेंगे। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ले आए, हुकूमतें हों, इदारे हों, जब भी कुछ गलत होगा, द बक हैज टू स्टॉप समवेयर, किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि द बक नेवर स्टॉप्स एनीवेयर। पाकिस्तान के अंदर एवरीबडी श्रग्स द शोल्डर और से मैं तो नहीं कीता यार, मैं जहाज दे गया, मिनिस्टर कहेगा वो मैंने देखा यार, मैंने गिराया जहाज को, पीआई वाले कहेंगे देखे नहीं, हम नहीं शामिल हो रहे, आप जहां से मर्जी इंक्वायरी करा दे, हमने सब वो जो जैसे काशिफ भाई साहब कह रहे थे वो चेक बॉक्सेस को टिक कर दिया था। अब इशू ये है कि किसी ना किसी जगह पर जाकर किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है वो तो फिर हर चीज, अब हमारा बहसियत मुसलमान हम सब का ईमान है कि सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन अगर उसको हम लॉजिक देखें कि अल्लाह ताला ने फिर 8 ग्राम का भेजा भी को दिया था, कोई एहसास जिम्मेदारी भी इंसान को दिया था। हम ये नहीं, जो आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ लोग इस बात को नहीं मानते, ये बात तो दुरुस्त है, वो कहते हैं नहीं कोई नहीं जी खैर है, ये हमारे यहाँ रवैया तो यही है ऑफिशियली और अनऑफिशियली भी। देखिए सर, वो बात आपकी ठीक है, वाकई नहीं मानते हम लोग, हम मनहसुल कौम, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते, ये तो एक बहुत बड़ा हादसा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये जो एहतसाब की बात है, अभी मैं क्योंकि बड़ा कीनली फॉलो करता हूँ काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम को भी, इनके प्रोग्राम के अंदर जो वो अक्सर होता है जब ये कहते हैं कि यार इसका जवाब दो, तो लोग वो पहली आर्गुमेंट जो होता है दूसरी साइड से वही होता है, वो आपने फलाने से पूछा है, वो पहले फलाना अपना जवाब दे। वो मसला ये है जी कि सवाल अगर किसी एक से पूछा जा रहा है, बंदा कहे यार मैं पहले अपना जवाब दूं, बाद में कहूं अच्छा जी मैंने अपना जवाब दे दिया, अब मैं किसी दूसरे से पूछने के काबिल हूं। मसला यहाँ पर यह है कि जब फिंगर पॉइंटिंग होगी और योर वर्ड अगेंस्ट माइन वाला चक्कर होगा, फिर काहे का एहतसाब। हमारे मुल्क में तो देखिए एहतसाब करने वालों की और करवाने वालों की दोनों की बड़ी चैकर्ड हिस्ट्री है। मालिक, यही वो नुक्ता है जो मैं आ रहा था कि देखिए जब हम एहतसाब करते हैं या हम बात करते हैं, तो हमारे लिए सबसे आसान काम दिया जी नैब के हवाले कर दो, वो रेफरेंस फाइल कर दो, वो अपोजिशन है उसको अंदर कर दो, ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन जब आपने एहतसाब करना है जिसमें वाकई में एक उसमें एक क्रेडिबिलिटी हो, तो वो तो हमारे यहां लोगों के जहन में ये बात आती नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं शुगर रिपोर्ट की बात कर लेते हैं मालिक, शुगर रिपोर्ट में ये सारे जो है लोग इस टाइम जो है वो भंगड़े डाल रहे हैं कि देखिए जी इस गवर्नमेंट ने अपने एक बंदे को अंदर कर दिया या उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी। ये कोई नहीं कह रहा कि वो बंदा जो था वो वैसे ही गवर्नमेंट जो थी उससे बैड बुक्स में था। जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं उस पे तो उंगली किसी ने नहीं उठाई। तो यानी उस एहतसाब में भी जो अपनों को बचाना, वो लोग जो इक्तदार में हैं और जो इक्तदार से और इख्तियार से बाहर है उनको रगड़ना, वो कल्चर तो इस टाइम इस गवर्नमेंट में भी चल रहा है। एम आई रॉन्ग? नहीं, दूसरी बात देखें, ये कमीशन रिपोर्ट तो बड़ी फनी रिपोर्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें अगर जहाँ तक तो जहांगीर तरीन की जात का ताल्लुक है तो आपको बड़ी जूसी चीज़ें नज़र आ रही हैं बीच में कि जी उन्होंने अपनी एक कंपनी JW ने खरीद ली, फैमिली कंसर्न भी 1-2 बिलियन की, वो फार्म सिस्टम्स एंड ऑल, और वो काफ़ी इनसाइडर ट्रेडिंग टाइप के परसेप्शन हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ये 5-6 इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने मॉनिटरिंग करनी थी तमाम इंडस्ट्री की वेरियस चीज़ों पे, स्टेट बैंक से लेके शुगर एडवाइजरी बोर्ड से लेके आपके केन कमिश्नर एवरीवन, एब्सोल्यूट फेलियर्स हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई।
आपने खुशरो बख्तियार को और उनके भाई साहब को, एक में फेडरल लेवल के अंदर इन्फ्लुएंस था, एक पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर था, उन्होंने कागजों में कह दिया मैंने मुखालफत की। तो भाई अगर आपने मुखालफत की तो उसके बाद या आपने मुखालफत पब्लिक करते, या उसके नतीजे में मिलने वाली जो सब्सिडी की अवेल कर रहे थे वो आपकी फैमिली अवेल ना करती। हर किसी ने कागज खेला हुआ है, लेकिन उनको बुलाया तक नहीं कमीशन ने। और अल्टीमेटली सबसे बड़ा स्कैंडल जो इसमें है फाद, वो ये है कि कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो गई। 4000 टन की आपके पास क्रशिंग कैपेसिटी की मिल थी, आज वो 28,000 टन क्रशिंग कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये किस तरह 10 बिलियन 20 बिलियन से ये 350 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई, कोई उस पर पूछ नहीं हो रहा। मुझे तो फ्रैंकली इस कमीशन का सवाए जहांगीर तरीन के जूसी पार्ट्स निकाल दें तो आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग आउट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज जो इसके TOR भी अजीब है इस कमीशन के। और आप देखिएगा अब होगा क्या, आदि कोई चीज इस पे FIA उठा लेगी, कोई चीज नैब उठा लेगी, और ये इतना स्प्रेड हो जाएगा इसका दायरा जो सा है कि कल को कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। एंड देयर विल बी नो अकाउंटेबिलिटी। ये अब इन द डस्ट ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो सी है ना वो डिल्यूट होनी शुरू हो जाएंगी। बट हैविंग सेड दैट, एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा जो पहले काशिफ कर रहे थे। देखिए, स्पेस शटल से ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी तो प्रोसीजर्स कहीं नहीं थे चेकअप के। स्पेस शटल भी फट गई, उसमें एक स्टील जो सी थी उसका रबर में भी प्रॉब्लम आ गया। देयर इज अ वर्ड नोन एज एक्सीडेंट ऑल्सो। एक होता है नेग्लिजेंस, एक होता है सब कुछ। लेकिन दुनिया में हादसा हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं कि डिस्पाइट चेकिंग ऑल द बॉक्सेस। तो जरूरी नहीं कि असल चीज ये है कि कौन सी नेग्लिजेंस से कोई हादसा हुआ है और कौन सा नेग्लिजेंस के बगैर हादसा हुआ है। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हमेशा हो जाता है मशीन का। मशीन को अल्लाह ने तो नहीं बनाई हुई, आपने मशीन की सारी चीजें बनाई हुई हैं, सारे आपके डॉट्स बॉक्सेस चेक हुए होते हैं, समथिंग कैन गो रॉन्ग। और वो लेकिन नेग्लिजेंस तो किसी की होती है ना मालिक, नेग्लिजेंस भी किसी की जिम्मेदारी है। कैन आई से समथिंग हियर? मैं इस चीज में ऐड करना चाहता हूं और एक मिसाल के साथ ऐड कर, बिकॉज दैट्स द पॉइंट आई वाज मेकिंग कि अगर तो सब ठीक प्रोटोकॉल्स के हिसाब से कर दिया गया है और कोई एक्सीडेंट हो गया है तो हो भी सकता है। आप एक मूवी देखिएगा, एक सर रियल लाइफ इशू, रियल लाइफ जो इंसिडेंट था उस पर थी, सली के नाम से। वो जिस पायलट ने अपना जहाज हडसन में उतारा था, आपको याद? आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने देखी है ये। जब उसने अपना जहाज हडसन में उतारा, 100-150 बंदे बचा लिए, इनिशियल हीरो बन गया। फिर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जो कि इंश्योरेंस कंपनीज उन्होंने कहा कि जी ह्यूमन एरर है इसमें, और उस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको स्टैंडिंग ओवेशन देके तालियां बजा के उस इन्वेस्टिगेशन से सेंड ऑफ मिला था कि ही एक्चुअली उसने एक वंडर काम किया था, जो उसने जहाज भी बचा लिया और इतने सारे लोग भी बचा लिए। और वो एक्सीडेंट था, जहाज गिरा, और इट वाज क्वाइट पॉसिबल कि वो क्योंकि बच गए इसलिए पता चल गया कि पायलट एरर नहीं है और कोई और एरर नहीं हुआ, मैकेनिकल भी नहीं था, वो ज़ाहिर बर्ड अटैक हुआ उस पे। अगर वो मर जाते तो शायद ये भी पता ना चलता। सो दैट्स व्हाई आपको ये दोनों एंगल्स। उसी एग्जांपल को अगर मैं काशिफ देखिए, उसमें फर्क ये था कि उसमें जो बर्ड ये हो गया कि जी बर्ड हिट हुई है, वो बर्ड जाके इंजन को उन्होंने खराब कर दिया। सो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो ये हो रही थी कि उस पायलट ने उस वक्त ये सही फैसला किया कि उसको पानी में उतारा जाए, या ये कि वो उसको मोड़कर एयरपोर्ट तक ला सकता था। उसकी जजमेंट के ऊपर फैसला हो रहा था, और अगर उसकी जजमेंट वो समझते कि गलत है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना था। लेकिन आपने मूवी के एंड तक में एक और चीज ऐड कर दो, इनिशियल वो अगर 2 घंटे की मूवी है तो 1 घंटा 40 मिनट तक वो यही साबित करते रहे कि तुम्हारी जजमेंट गलत है, तुम्हें एयरपोर्ट जाना चाहिए था। 3 सिमुलेशंस थी उसके अंदर, तीनों में जब सिमुलेट किया गया तो तीनों जहाज जाके 3 डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे उतरे। उन्होंने कहा 3 ऑप्शंस थे, तीनों सिमुलेशंस कह रही हैं कि एयरपोर्ट पहुंच सकते थे, तुम्हारी गलती है तुम नहीं पहुंचे। जब उसने कहा कि ह्यूमन एंगल डाले और 40 सेकंड तो इसमें ऐड करें, जो मुझे सोचने का टाइम चाहिए था एज अ ह्यूमन बीइंग, जो आप जो सिमुलेशन कर रहे हैं उनको तो पहले से पता कि करना क्या है। सो ये एंगल सारे देखने पड़ते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, पहले भी ये कह रहा था कि आई एम नॉट सेइंग कि ये गलती है या नहीं है, ज़ाहिर इन्वेस्टिगेट होना है, पर इस एलिमेंट को ज़हन में रखें कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हाँ ना किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। उस एक्सीडेंट का कोई जिम्मेदार नहीं था, इसलिए हर एक्सीडेंट के ऊपर, ये अमेरिका में भी नहीं होता। बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें देखिए मेरा नुक्ता ये है कि उसमें आपको
उस एक्सीडेंट की वजह की तह तक पहुंचना जरूरी होता है। इसमें यह था कि वो बर्ड हिट ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा, दैट्स व्हाट आई सेड फर्स्ट अफाद साहब कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन हमें ये थोड़ा सा खुला अपना दिमाग अपने ये व्यूअर्स के लिए भी है कि ये मुमकिन है शायद 10% हो कि हर चीज ठीक की गई हो लेकिन मैकेनिकल एरर है, एक मशीन फेलियर हो गया, ये भी मुमकिन हो सकता है। दैट वाज माय कंटेंट। यस, इन्वेस्टिगेट करें, एवरी लेवल इन्वेस्टिगेट करें। मुनीब, मैं जरा वापस एहसाब की तरफ आना चाहता हूं। अभी मालिक बात कर रहे थे ये जो शुगर रिपोर्ट आई है। देखिए एहतसाब में अभी हमने ये बात कर ली कि जी अगर इस प्लेन क्रैश में कहीं से भी ये पता चलता है कौन जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसका, उस इदारे का, उस शख्स का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एहतसाब कौन करे? यानी मुनीब, पाकिस्तान में कोई एक ऐसा इदारा है इन्वेस्टिगेट करने का जिसको आप कह सकें कि यार मेरा 100% इसके ऊपर यकीन है, 100% इसकी क्रेडिबिलिटी ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर भी कोई मसला हो तो मैं आंखें बंद करके इसका जजमेंट मान लूंगा, चाहे वो FIA हो, चाहे वो नैब हो, चाहे कुछ भी हो। कोई एक ऐसा इदारा है पाकिस्तान में जिसपे मुकम्मल भरोसा हो आपका और दूसरे शहरियों का? साहब, अनफॉर्चुनेटली तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क में एहतसाब का या अकाउंटेबिलिटी का या कोई ऐसा इदारा है जहां जिसके ऊपर किसी का 100% कॉन्फिडेंस हो। आप देखिए कि हम ये कहना बड़ा आसान होता है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये अब किसी ना किसी जगह से आप देखिए स्टार्ट तो होगा ना, अभी नहीं, ठीक है, एज वी स्पीक अभी कुछ भी नहीं है, बट मे बी सम टाइम डाउन द लाइन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, कुछ ना कुछ तो कोई चीज ऐसी जो कोई, हम उसे क्या कहें, कैटलिस्ट ऑफ चेंज बनेगी, जिससे ये पता लगे कि हमारे मुल्क में अगर किसी से सवाल पूछा जाएगा तो उसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होगा, उसके पीछे किसी की आर्म ट्विस्टिंग का नीयत नहीं होगी, उसके पीछे किसी को इंजीनियर करने की कोशिश नहीं की जाएगी, किसी को दबाव में लाने की कोशिश नहीं की जाएगी, किसी को इलेक्शन जिताने या हरवाने की बात नहीं की जाएगी, कोई अगर ऑपोजिशन में है तो उसको रगड़ा लगाने की बात नहीं की जाएगी। ये आज तो नहीं है, आज भी मतलब बड़े करोफर से हम जो काम कर रहे हैं और जो हमारे मुल्क में जो इदारा है नैब का, मेरे ख्याल में अगर वो अगर उसमें पीर फकीर निकाल दें तो उसमें बड़े बड़े हजरत लोग बैठे हैं, मतलब वो बड़े मतलब ठीक ठाक किस्म के, जिनका काम ही यही है कि वो आर्म ट्विस्टिंग करें और किसको कहाँ पर सेटल करना है, किसको कहाँ पर सेट करना है, और कोई मेरिट के ऊपर तो नहीं होता वो काम, मेरिट पे नहीं है। लेकिन जब आप इस जगह पे मालिक, जब आप इन इदारों के ऊपर ये वाला सवाल उठाते हैं, मैं अब मिसाल के तौर पर देखें, FIA ने ये इंक्वायरी की है शुगर की, अभी हम बात कर रहे थे, ये जो जहाज का जो सानिया पेश आया है उसमें भी एक इंक्वायरी बोर्ड जो है वो कमेटी बन गई है, नोटिफाई हो गई है। इससे पहले और जो सियासी एहतसाब हो रहा है वो नैब कर रही है, वो भी हमारे सामने है। इन सब में कॉमनैलिटी क्या है कि वो हमारा या पब्लिक का ट्रस्ट उस तरीके से नहीं है, इन द सेंस के कौन सा इदारा मालिक पाकिस्तान में है जो अपने बॉस के खिलाफ रिपोर्ट देगा। यानी मैं वो बात कर रहा था शुरू में कि अगर आप इक्तदार में हैं या अगर आपके पास इख्तियार है तो आपका एहतसाब नहीं हो सकता। सिटिंग गवर्नमेंट का एहतसाब FIA कैसे कर सकती है? जो एक इंक्वायरी कमेटी बन रही है इस सिविल एविएशन की या जिसकी भी, वो अपने बॉसेस के खिलाफ एहतसाब कैसे कर सकती है? तो जब यही कमजोरी हम पूरी नहीं कर पा रहे तो फिर हम बड़े 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 सियासी नारे कैसे लगाते हैं? नहीं तो इसमें आप इतने हैरान क्यों हो रहे हो? देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। अभी आप ये गवर्नमेंट आई खान साहब की, जेन्युइनली एक्सपेक्टेशन थी कि ये अकाउंटेबिलिटी एक सीरियस अप्रोच होगी। अब जो हम देख रहे हैं, जो ड्राफ्ट बन रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स आ रही है नैब लॉ में, जो भी सारे डिनाई कर रहे हैं पब्लिक प्रेशर की वजह से, वो तबाहकुन है। अभी आप चेंजेस जो आप इसमें देखते हैं, इवन चाहे फौज हो चाहे अदलिया हो, अदलिया के जजेस अपनी नहीं करते फैसले, जहाँ वकील इन्वॉल्व होता है उस पर जज के फैसले ठीक नहीं आते। जज की बात तो बड़ी दूर की बात है। सिमिलरली सिविल मिलिट्री रिलेशंस में जहाँ ये दो का क्लैश हो, वी नो कि किसका खिलाफ फैसला आएगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। और यही वो इश्यूज हैं जिनकी बुनियाद पे ये सवाल बार बार उठता है और मेरा ख्याल है उस तरीके से एड्रेस नहीं हो रहा कि हमारे फंडामेंटल जो हैं, जो बुनियादें हैं, वहां पे जब हमारे एहतसाब का कॉन्सेप्ट जो है वो उस तरीके से पनप नहीं पा रहा। जब हम उन लोगों का एहतसाब करते हुए डरते हैं जो इक़्तिदार में हैं या जिनके पास इख्तियार है,
तो फिर बाकी लोगों का एहतसाब जब आप करेंगे तो उसमें उंगलियां तो उठेंगी और उस पर लोग जो हैं वो सवाल तो उठाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है जो कम से कम मुझे तो